हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे शेयर वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है लगभग। अब हम लोग जो है डिबेंचर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से, तो वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जो डिबेंचर होता है वो क्या होता है। और लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा शेयर वाला पार्ट था उसको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। क्योंकि जो डिबेंचर है, जब भी हम इसे इशू करेंगे, एक रिडम्पशन, इसमें एक अलग पॉइंट आएगा, रिडम्पशन हम लोग समझेंगे। और जो हम लोगों ने इससे पहले लास्ट टाइम पे जाना कि जो इशू करते हैं, इशू हमारा सेम हमारी कंडीशन इसमें सेम होगी। चलिए बात करते हैं कि डिबेंचर क्या होता है, और कोई भी जो कंपनी होती है वो डिबेंचर हो गया, ये शेयर हो गया, वो क्यों इशू करते हैं या फिर उसे क्या जरूरत पड़ती है। तो जनरली एक बार बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कोई भी कंपनी जब बनती है तो उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। फंड की रिक्वायरमेंट होती है। और अब जब उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हम बात करें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन ऐसे होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस। ये हमारे मेनली ये क्या है, एक कंपनी का लॉन्ग टर्म सोर्स है, लॉन्ग टर्म सोर्स। ये भी किसी भी कंपनी का एक लॉन्ग टर्म सोर्स है, किसका? मनी का। ठीक हो गया। तो हमने बात करी, कोई भी कंपनी, जब भी कंपनी बनती है तो किसी भी कंपनी को टाइम पे, या फिर बात करें जब वो कंपनी का जब स्टेब्लिश हो रही होती है तो उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी क्या करती है, उसे दो तरीके से फंड अरेंज कर सकती है और फाइनेंस कर सकती है। एक तो हमारे जब जो भी हमारे शेयर होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़े हैं, शेयर को इशू करेगी, एक तो तब मिल सकता है उसे। दूसरा वो क्या करेगी, दूसरा जो डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर इशू करेगी। तो ये दो हमारे किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स का एक माध्यम होता है, या फिर फाइनेंस एक्टिविटी होती है किसी भी उसकी। तो हमने देखा कि जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी क्या करेगी, इन फ्यूचर में उसे पेमेंट करना पड़ेगा। जब शेयर इशू करती है तो क्या कंपनी को इन फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। आपको पता है फ्यूचर में पेमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। लेकिन जो डिबेंचर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। दोनों में क्या फर्क है? फर्क यही है, जो शेयर होल्डर होंगे वो क्या होंगे, ऑनर होंगे, और जो डिबेंचर होल्डर होंगे वो कौन होंगे, वो कंपनी के क्रेडिटर होंगे। क्योंकि यहाँ पर को डिबेंचर एक फिक्स टाइम पे उसे लौटाना ही पड़ता है। लेकिन शेयर को क्या होता है, शेयर जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तभी उनका पेमेंट करना पड़ता है, और अदरवाइज एवरी ईयर उनको क्या मिलता है, इनको यहाँ पे कोई डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड, और इन्हें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। बस दोनों का फर्क क्या है, इन्हें डिविडेंड मिलता है और इनको इंटरेस्ट मिलता है। फर्क और क्या है, यहाँ पर को इन एक निश्चित टाइम पीरियड में इनका हमें क्या करना पड़ता है, इनको हमें रिडेम्पशन करना पड़ता है। रिडेम्पशन क्या होता है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। चलिए फिलहाल जानते हैं कि डिबेंचर क्या होता है। देखिए, डिबेंचर को हम लोग सिंपल से बात में जाने तो इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, ये दी गई है जो कंपनी एक्ट हमारा सेक्शन 230 के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी गई है। और इसमें कहा गया है कि डिबेंचर कंपनी कभी भी, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, हम लोग लिख लेते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी अपनी स्टैम्प के साथ जारी करती है, और उसे फ्यूचर में पे करना पड़ता है। देखिए, मैंने बहुत सी आसान सी भाषा में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दी है। मैंने बोला कि डिबेंचर क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी अपनी स्टैम्प, या फिर हम इसे सील भी बोल सकते हैं, स्टैम्प या सील के साथ जारी करती है, और उसे इन फ्यूचर में उसे पे करना पड़ता है, और उसके बदले में क्या लेती है, उससे पैसा ले लेती है, और उसे एक डॉक्यूमेंट दे देती है, इन फ्यूचर में हम लोग एट द रेट इस इंटरेस्ट में आप लोगों को पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से उसे हम लोग डिबेंचर कहते हैं। एक तरीके से हम लोग देखें दोस्तों, डिबेंचर है क्या, डिबेंचर किसी भी कंपनी को क्या कराता है, पैसा किसी भी कंपनी को एक बड़े फंड के रूप में पैसा उपलब्ध कराता है। लेकिन
इन फ्यूचर में अब कंपनी ने पैसा तो ले लिया, उसके बदले में उनके पास क्या दे रहा होता है, उसे एक डॉक्यूमेंट देना होता है जिसमें कंपनी की सील लगी होती है, मोहर लगी होती है, प्रमाण होता है। एक तरीके का ये प्रमाण देती है कि इन फ्यूचर में हम आपके पैसे को लौटा देंगे, और इस प्रमाण पत्र में पूरी उसकी कंडीशन लिखी होती है कि किस रेट से हम लोग आप लोगों को पैसा वापस करेंगे या क्या उसमें रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें कि जो डिबेंचर होता है उसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाता है। डिबेंचर में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, एक तो आप लोग का डेट, यही डेट जो शामिल किया जाता है। दूसरा हम लोग बात करें डेट स्टॉक, स्टॉक क्या होता है इसे अभी समझते हैं। दूसरा हम लोग इसमें बॉन्ड भी शामिल करते हैं। बस बॉन्ड में हम लोग एक चीज याद रखेंगे, बॉन्ड हमारा क्या होता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, जिसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। अब डेट स्टॉक क्या होता है, डेट स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे शेयर पढ़ा था, शेयर स्टॉक पढ़ा होगा हमने, शेयर स्टॉक का क्या मतलब होता है, जो भी शेयर होंगे, मान लेते हैं ये शेयर है, तो ये शेयर जब इन शेयरों को, वैसे तो अपने आप में शेयर है, जब इन सबको एक साथ अगर हम लोग एक जगह पे रखें या फिर टोटल शेयरों की काउंटिंग करें तो वो शेयर स्टॉक कहलाता है। सेम वैसे ही डिबेंचर, कोई भी कंपनी डिबेंचर सिर्फ एक व्यक्ति को तो नहीं देगी, तो उसे जब भी पैसे बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी तो कई लोग उसको डिबेंचर को खरीदने वाले लोग होंगे, तो डिबेंचर जब भी देगी कंपनी तो वहां पर को, तो उस पूरे जितने भी लोग होंगे उन सब की डेट को मिलाकर डेट स्टॉक होता है। तो इसीलिए डिबेंचर हमारा सब चीज इन सबको मिलाकर दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर को इसकी डेफिनेशन की बात तो रखी गई है, कहाँ पर को, सेक्शन 30 में। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जो डिबेंचर को दिया, जो डिबेंचर को अगर किसी सेक्शन को अगर पर्टिकुलर डिबेंचर की बात करेंगे तो डिबेंचर हमारा सेक्शन 71 के अंतर्गत रखा गया है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे एक हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए इसे हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये कंपनी का एक ऑब्लिगेशन है दोस्तों, कंपनी किसी भी कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। उस कंपनी के लिए दायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसके लिए ऑब्लिगेशन है, यानी उसे इन फ्यूचर में उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्या ये पॉइंट आप लोग किसमें आ रहा है, चलिए देख लेता हूं मैं एक बारी। चलिए ठीक है, चलिए हमने जान लिया कि डिबेंचर क्या होता है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं कि कुछ इसके स्पेसिफिकेशन भी हैं। वो क्या, किसी भी डिबेंचर के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो डिबेंचर होता है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसको मैं इसी साइड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स में चले जाएंगे। चलिए स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट, यानी इसकी विशेषताएं। दोस्तों, जो भी डिबेंचर होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो डिबेंचर होता है उसे एक, उसको हमें फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इन फ्यूचर में। उस मतलब हमें जब भी हम लोग कोई भी डिबेंचर इशू करेंगे तो वहां पर को हमें इन फ्यूचर में उसे फिक्स इंटरेस्ट एवरी ईयर हमें पेमेंट करना पड़ता है। और हम बात करते हैं फिक्स ड्यूरेशन, इसकी फिक्स ड्यूरेशन होती है, फिक्स ड्यूरेशन होगी। फिक्स ड्यूरेशन का मतलब है कि एक निर्धारित समय होगा कि जब हमें इसे फिक्स ड्यूरेशन में इसे रिडेम्पशन करना पड़ेगा। रिडेम्पशन, अब बात कर लेते हैं रिडेम्पशन की। लास्ट टाइम पे मैंने बोला था, जब हम लोगों ने शेयर वाला पार्ट पढ़ा था, मैंने बोला है कि प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग जानेंगे। सेम ऐसे ही डिबेंचर की तरह हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, शेयर भी हमने दो प्रकार से रहता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को इन फ्यूचर में या तो वो कन्वर्टेबल होंगे या वो रिडम्बल होंगे। अगर रिडम्बल होंगे तो रिडम्पशन का मतलब मैंने वहां पे बता दिया था, कोई भी कंपनी को एक निश्चित सीमा के बाद जो है उस चीज का पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो जिस समय उसको हम लोग उस जो भी हमने पेपर दिया होगा, जो भी डॉक्यूमेंट दिया होगा, आज की डेट में जब भी हमने इशू किया होगा तो हमने पैसे लिए होंगे, और जब हम उसे रिटर्न करेंगे उस डॉक्यूमेंट को वो हमारे पास वापस लेके आएंगे तो अब हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडम्पशन कहते हैं। यानी एक निश्चित सीमा के बाद हम अगर उसका पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए रिडम्पशन कहलाएगा। तो रिडम्पशन करने का मतलब होता है कि इन फ्यूचर में उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा।
अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर तो हम लोगों ने जाना कि इसे एक निश्चित दर से हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और रिडम्पशन करना पड़ता है। दूसरा, जब भी हम लोग इसे इशू करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे को इशू करते समय हमें स्टैम्प लगानी पड़ेगी। ये तो हमारी इसकी विशेषता है ही। साथ ही दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन में हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर को इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता। यानी जो भी जिनके पास भी डिबेंचर है या डेट होल्डर जो भी है तो वो वोट नहीं दे सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों, जब भी हम लोग डेट देंगे, डेट इशू करेंगे तो उसके एवरेज में हम लोगों को कोई एसेट हमें देनी पड़ेगी। यानी एसेट के एवरेज में हमें कोई भी जो है डेट इशू हम लोग करते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। यानी दोस्तों, अगर हम बात करें जो भी हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे तो कोई तो पैसा ऐसे नहीं देगा, तो कंपनी उसे एक विश्वास दिलाती है। पहली बात तो हमने ये डॉक्यूमेंट दे रखा है। डॉक्यूमेंट अपने आप में जो सील होती है कंपनी की एक एसेट है। तो यानी यहाँ पर को जो भी हम डेट इशू करेंगे तो उसके यानी किसी एसेट, मॉर्गेज हम लोग कहते हैं ना, जब भी हम लोग बैंक लोन लेते हैं तो जब भी कोई बड़ा बैंक लोन होता है तो वो क्या करती है, हमारी कोई भी एसेट को मॉर्गेज करती है। उसी प्रकार से जब भी हम लोग डेट जनरली जब भी जो डेट इशू करते हैं तो वहाँ पर को हमें जो भी एसेट होगी वो भी उसके बदले ही हमें वो मिलेगा। यानी मॉर्गेज एक तरीके का मॉर्गेज टाइप का हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ स्पेसिफिकेशन है किसके, जो भी हमारे डिबेंचर है। एक तो क्या, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब भी हमारी डिविडेंड की बात आएगी तो वो शेयर का मतलब हो गया, और जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी तो डिबेंचर की बात होगी। फिक्स ड्यूरेशन में हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन करना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे को फिक्स ड्यूरेशन ये पहले से निर्धारित होता है, यानी पहले से फिक्स होता है कि कब हमें इसका पेमेंट करना पड़ेगा। यानी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत हमें कोई भी डिबेंचर को जो है रिडम्पशन करना पड़ेगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है। दूसरा, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने जाना, जब भी कोई डिबेंचर हम लोग इशू करेंगे वो किसके एवरेज में होंगे, वो हमारे एसेट के एवरेज में होंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में चलते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम लोग जानते हैं जो हमारे डिबेंचर हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, और उसको हम लोग जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो दोस्तों, डिबेंचर हमारे कई प्रकार से बांटे गए हैं। तो डिबेंचर को एक जनरली हम लोग जान ले रहे हैं कि डिबेंचर कितने टाइप से होते हैं। वैसे जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डिबेंचर होंगे, डिबेंचर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कन्वर्टेबल भी होते हैं, जो हमारे उसके इंटरेस्ट रेट होता है, रेट के आधार पे हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट के आधार पे हो सकते हैं। वो किस किस प्रकार से होते हैं, हो सकता है कि अभी आप लोगों के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए और बनने की संभावना हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं जो टाइप्स ऑफ हमारे डिबेंचर है उसको हमारे कितने बेसिस पे हम लोग बांट सकते हैं। एक सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिस ऑन सिक्योरिटी, बेसिस ऑन सिक्योरिटी। तो दोस्तों, बेसिस ऑन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, एक हमारे जो है सिक्योर डिबेंचर होंगे, और हमारे दूसरे अनसिक्योर डिबेंचर होंगे। एक हमारे सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर अभी हम लोग जान लेते हैं और फिर इनको डिस्कस करेंगे सही से। पहले बात करी हमने बेसिस ऑन सिक्योरिटी के आधार पे सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। दूसरा हम लोग कन्वर्टेबल के आधार पे भी जान लेते हैं। बेसिस ऑन कन्वर्टेबल, बेसिस ऑन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो कन्वर्टेबल के आधार पे भी हम लोग इसे मेनली दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक आप लोगों का कन्वर्टेबल और
दूसरा होगा आप लोगों का अनकन्वर्टेबल। अच्छा, तीसरा हम लोग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जान लेते हैं, बेसिस ऑन इंटरेस्ट रेट, बेसिस ऑन इंटरेस्ट रेट। पहला हमारा होता है जीरो इंटरेस्ट, हमारे जीरो रेट जो हमारे जीरो रेट, हमारा जीरो रेट यानी शून्य ब्याज दर वाले जो हमारे डिबेंचर होते हैं वो शून्य रेट डिबेंचर। और बात करें, और एक हमारा होता है जो भी हमारा फिक्स रेट होता है, जिसका फिक्स रेट डिबेंचर। चलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जीरो रेट डिबेंचर। अच्छा, चौथा, अगर हम चौथे टाइप की बात करें, एक तो हमारा कन्वर्टेबल हो गया, एक हमारा रिडम, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, और चौथा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बेसिस ऑन रिडम्पशन। देखिए, बेसिस ऑन रिडम्पशन के आधार पर हम लोग देखेंगे, एक होगा रिडम्बर और एक होगा रिडम्बर और एक रिडम्बर। रिडेम्बल और इरिडेमेबल। अच्छा, पांचवी बात अगर हम बात करें, बेसिस ऑन प्रेफरेंस, बेसिस ऑन प्रेफरेंस। तो बेसिस ऑन प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर को मेनली हम लोग इन्हें दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा सिक्योरिटी, एक आपका हो जाएगा फर्स्ट डिबेंचर, और एक आ जाएगा सेकेंडरी डिबेंचर। चलिए, लास्ट हमारा एक टाइप और आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा बेसिस ऑन रजिस्टर। बेसिस ऑफ रजिस्टर, बेसिस ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर्ड के आधार पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक आप लोगों का आ जाएगा, आप लोगों का रजिस्टर्ड डिबेंचर, और एक आप लोगों का आ जाएगा बेरियर डिबेंचर। तो दोस्तों, ये मेनली हमारे छह प्रकार से हम लोगों ने पूरी डिबेंचर को बांटा है। पहला आप लोगों का बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के आधार पर सिक्योर्ड डिबेंचर, और आप लोगों का अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी बोल सकते हैं इसे, यानी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के आधार पर, एक आप लोगों को सुरक्षित डिबेंचर हो जाएगा, और एक आप लोगों का जो है असुरक्षित। यानी सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब होता है दोस्तों, सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब होगा, आप लोग नोट करते चलेंगे इसको, सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब होगा जब कोई कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, साथ ही सिक्योरिटी भी जमा करेगी, यानी इन फ्यूचर में उसको पैसा देना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो उसने सिक्योरिटी दी होगी वो सिक्योरिटी उसकी जब्त हो जाएगी। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योरिटी, वैसे जनरली हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर ही इशू होते हैं। अब अगला हमने बात करी बेसिस ऑन कन्वर्टेबल, तो बेसिस ऑन कन्वर्टेबल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक आप लोगों का कन्वर्टेबल हो जाएगा और एक आप लोगों का अनकन्वर्टेबल हो जाएगा, यानी नॉन कन्वर्टेबल हो जाएगा। चलिए नॉन लिख देते हैं, ये बढ़िया रहेगा। यानी परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता। तो यानी कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेबल मतलब जो परिवर्तनीय हो, परिवर्तनीय हो, और दूसरा हमारा नॉन कन्वर्टेबल,
अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब हो जाता है कि इन फ्यूचर में हम उसे किसमें चेंज करेंगे, इक्विटी शेयर में चेंज करेंगे, इक्विटी शेयर में। यानी एक फिक्स टाइम के बाद तब तक तो हम लोग उसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, हमारे इक्विटी शेयर में। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जब वो कन्वर्ट नहीं हो सकते तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग पेमेंट करेंगे यानी डिडम्पशन करेंगे एक निश्चित टाइम के बाद। चलिए, बेसिस ऑन इंटरेस्ट रेट। दोस्तों ब्याज दर के आधार पर, ब्याज दर। अब देखिए ये एक अलग पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, एक जीरो रेट डिबेंचर। यानी जीरो रेट डिबेंचर का मतलब होता है यानी शून्य ब्याज दर वाले डिबेंचर, शून्य ब्याज दर वाले, शून्य ब्याज दर, शून्य ब्याज दर वाले जो भी डिबेंचर होंगे हमारे वो क्या होंगे। अब बताओ मुझे, कोई डिबेंचर इशू करेगा तो क्या जीरो रेट पर इशू करेगा, यानी कोई ऐसा तो है नहीं। हमने आज की डेट में कुछ डिबेंचर हमने खरीदे, मैंने खरीदे किसी कंपनी के डिबेंचर, तो क्या मैं जीरो रेट पे खरीदूंगा, क्या अगर मैं जीरो रेट पे खरीदूंगा तो मुझे तो कोई यानी इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो मुझे फायदा क्या होगा। तो जो भी आप लोग के जीरो रेट डिबेंचर होते हैं तो याद रखेंगे, इसका मतलब होता है जब भी, ये थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पर को दे रखा है, बाकी तो सारे नाम पे डिपेंड करते हैं। अगर आप लोग को नाम आएंगे यानी सिक्योर मतलब सिक्योर से पता चल रहा है, कन्वर्टेबल यानी कन्वर्ट होना है। देखिए सारे जितने भी हैं वो सारे नाम पर ही डिपेंड है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है कि जीरो रेट डिबेंचर का मतलब होता है दोस्तों, जब भी कोई डिबेंचर, जब भी मैक्सिमम जो उसका, यहाँ पर आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट पे, मैक्सिमम डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। यानी समझ लीजिए अगर कोई डिबेंचर 100 रुपये का है तो उसे 80 रुपये में इशू कर रहे हैं आज की डेट में, तो इन फ्यूचर में जब भी हम उसे रिडीम कराएंगे तो एटलीस्ट हमें 100 तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जीरो रेट डिबेंचर जो हमारे मैक्सिमम डिस्काउंट पे इशू होते हैं उसे कहते हैं। दूसरा फिक्स रेट, जो भी फिक्स रेट होगा, फिक्स रेट मतलब जो स्थिर ब्याज दर वाले जो होंगे, स्थिर ब्याज दर वाले डिबेंचर हमारे हो जाएंगे। अब हमने बात करी रिडीमेबल या रिडम्पशन के आधार पर, रिडम्पशन के आधार पर एक हमारा आ जाएगा रिडीमेबल और एक आप लोगों का जो है रिडीमेबल। और दूसरा हम लोग नॉन रिडीमेबल भी बोल सकते हैं इसको, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। अब देखिए भाई, रिडीमेबल का मतलब होता है शोधनीय, अशोधनीय। शोधनीय के आधार पर, शोधन कहते हैं दोस्तों, शोधन के आधार पर बोल सकते हैं, शोधन के आधार पर, हाँ शोधन के आधार पर। तो याद रखेंगे जो शोधनीय रिडम्पेबल होंगे कि इन फ्यूचर में यानी हमें उससे रिडम्पशन कराना पड़ेगा। जैसे हमारा अभी हमने बात करी थी नॉन कन्वर्टेबल, जो नॉन कन्वर्टेबल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिडीमेबल होगा। इन फ्यूचर में हमें उसे रिडीम कराना ही पड़ेगा। तो और नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं हम इशू तो कर देते हैं और उनका फिक्स नहीं होता कि हम कितने साल तक का हम उसे इंटरेस्ट लेंगे, यानी बस उसे उन्हें इंटरेस्ट मिलते रहता है जब तक कंपनी चलती रहती है। तो यानी इररिडीमेबल यानी नॉन रिडीमेबल, उनको हम लोग रिडीम कभी नहीं कर सकते। इस प्रकार के भी हमारे क्या हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं। तीसरा हमारा बेसिस ऑफ प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, जो हमारी प्राथमिकता के आधार पर की अगर हम लोग बात करें, प्राथमिकता के आधार की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो है फर्स्ट डिबेंचर और सेकेंडरी डिबेंचर। यानी फर्स्ट डिबेंचर का मतलब होता है प्रथम, जो हमारे ऋण पत्र हैं, प्रथम ऋण पत्र मतलब जब भी हमारे कोई भी हमने डिबेंचर इशू करे होंगे तो सबसे पहले हमें पेमेंट किसका करना पड़ेगा, जो हमारे जो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो हमारे फर्स्ट डिबेंचर होल्डर हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस देने के लिए उनका हमें सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे फर्स्ट डिबेंचर होल्डर होंगे, तो वो होंगे। और सेकेंडरी मतलब उसके बाद उनका नंबर आएगा। तो बाकी सारे नाम पे डिपेंड करेंगे। अगला आता है आप लोगों का बेसिस ऑन रजिस्टर्ड यानी पंजीयन के आधार पर, पंजीयन के आधार पर। देखिए पंजीयन के आधार पर की अगर हम लोग बात करें, बेसिस ऑन रजिस्टर्ड यानी पंजीयन के आधार पर अगर बात करें, कुछ डिबेंचर हमारे रजिस्टर्ड होते हैं यानी पंजीकृत होते हैं,
पंजीकृत, और कुछ हमारे बेरियर मतलब वाहक, दोनों में फर्क क्या है समझेंगे। जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होंगे यानी उनके नाम पते कंपनी के रजिस्टर्ड में होंगे, तो वो हमारे रजिस्टर्ड हमारे क्या होंगे, डिबेंचर होंगे। और जो बैरियर डिबेंचर होंगे, बैरियर डिबेंचर का मतलब क्या होता है, यानी हस्तांतरित डिबेंचर होंगे, यानी इसका मतलब जो भी डिबेंचर इन फ्यूचर में कोई भी लेके आएगा वो उसके पैसे लेके जाएगा, यानी जब भी रिडेम्पशन के टाइम पे जब भी उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, तो यानी ये डिबेंचर जैसे एक चेक होता है, एक अगर हम उसे चेक में आप लोगों ने देखा होगा बैरियर, तो यहाँ पर तो अगर हम लोग उसे क्या करते हैं, अगर नाम कर देंगे तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर हम उसे चेक में सिर्फ नाम ना लिखें, सिर्फ अगर हम इशू कर दें और बैंक अकाउंट से लिंक ना करें, तो उसे कोई भी क्या करा सकता है, उसे कैश करवा सकता है। सेम यहाँ पर को भी कुछ डिबेंचर ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे और कुछ बैरियर होंगे, यानी उसको हस्तांतरण कर सकते हैं। कोई भी जिस व्यक्ति के पास वो डिबेंचर होगा वो उसका अधिकार प्राप्त हो जाएगा उसको, तो इस प्रकार के वो बैरियर डिबेंचर कहलाते हैं। तो हम लोगों ने जाना ये 6 प्रकार के हमारे डिबेंचर की टाइप हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। हमने सिक्योरिटी के आधार पर जान लिया है, कन्वर्टेबल के आधार पर जान लिया है, ब्याज दर के आधार पर जान लिया है, तो और हमने रिडेम्पशन के आधार पर जान लिया है, तीसरा हमने प्रेफरेंस के आधार पर जान लिया है, और रजिस्टर्ड के आधार पर जान लिया है। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, कई यही है, थोड़ा सा याद रखेंगे, जहाँ पे आप लोग को याद रखना है बैरियर डिबेंचर क्या होते हैं, या फिर आप लोग कन्वर्टेबल होते हैं नहीं होते, इस प्रकार के आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए, आप लोगों ने टाइप्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं जो हमारा डिबेंचर और शेयर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, वहां से कभी कभी आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए तो दोस्तों इसे मैं रफ कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा, पॉज करके इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं जो हमारे डिबेंचर हैं और जो शेयर है उनमें क्या डिफरेंस है, उसके बाद जो हमारे इश्यू ऑफ जो डिबेंचर है उसको हम लोग जानेंगे ठीक तरीके से। चलिए जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। यानी जो हमारा अंश और ऋण पत्र में अंतर, अंश और ऋण पत्रों में अंतर। दोस्तों जल्दी से हम लोग इस तरफ हम लोग शेयर ले लेते हैं, इस तरफ हम लोग शेयर ले लेते हैं, और इस तरफ हम लोग डिबेंचर ले लेते हैं। इस तरफ हम लोग शेयर ले लेते हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं, 4-5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के। और इस तरफ हम लोग ले लेते हैं डिबेंचर। चलिए तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोनों की, अगर मैं सबसे पहले बात करूं जो शेयर है और जो हमारे डिबेंचर है, इनका जो सबसे जो मेन जो अंतर है, सबसे पहले ये कंपनी के ऑनर होते हैं दोस्तों। सिंपल सा दो शॉर्ट में लिख रहे हैं जल्दी से, ये कंपनी के ऑनर होते हैं, ऑनर यानी स्वामी। और ये कंपनी के कौन होते हैं, और ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ये कंपनी के क्रेडिटर यानी लेनदार होते हैं, ये कंपनी के लेनदार होते हैं, यानी जिनके पास शेयर हैं वो कंपनी के क्या कहलाते हैं, ऑनर कहलाते हैं, यानी वही कंपनी के ऑनर है या वही कंपनी के स्वामी हैं। अगर बात करें क्रेडिटर यानी लेनदार होते हैं। तो समझेंगे जो इन दोनों का डिफरेंस। अब बात करते हैं जो शेयर होते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा। दूसरा पॉइंट, जो शेयर होल्डर होते हैं यहाँ पर को डिविडेंड दिया जाता है, इन्हें डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड इनको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड यानी जिसे हम लोग बोलते हैं लाभांश, इन्हें लाभांश वितरण होता है हर साल, ठीक है, इन्हें लाभांश वितरण होता है। लेकिन इन्हें क्या मिलता है, इन्हें यहाँ पे इंटरेस्ट इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है। फर्क ये है। यहाँ पर भी एक चीज और होता है, यहाँ पर को जो डिविडेंड होता है ये फिक्स नहीं होता है दोस्तों, ये
फिक्स्ड नहीं होता, नहीं होता। क्या इंटरेस्ट फिक्स होता है? बिल्कुल इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है। दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं और कुछ डिफरेंट है, समझिए। यहाँ पे जब भी जो हर साल जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें अगर प्रॉफिट होता है वो तो उन्हें दिया जाता है, और कम और ज्यादा, इसीलिए मैंने बोला ये फिक्स नहीं होता। और यहाँ पर तो हमने बोला जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें इंटरेस्ट, चाहे हमें प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, जितना परसेंट उन्हें देना है तो वो कमिटेबल है, यानी ऑब्लिगेशन हमारे, हमने बात ही करेंगे डिबेंचर हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, तो इन फ्यूचर में हमें उन्हें फिक्स जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये हो जाता है कि जो डिबेंचर होते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट यानी मतदान का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता। ये सिंपल सी बात समझेंगे, जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। तो हम लोगों ने जाना। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर को अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारा, अगला 4th पॉइंट ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जाना ऑनर जान लिया, ऑनरशिप इनके पास होती है, इनके पास ऑनरशिप नहीं होती है, ये क्रेडिटर होते हैं, एज ए क्रेडिटर यूज होते हैं। लेकिन हाँ, जब हमने जाना कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, चलिए वो तो बात की बात है, सिंपल सी, अगर जो डिबेंचर को इंडिकेट करता है वो क्रेडिटर की तरह करता है, ये याद रखेंगे आप लोग। दूसरा डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे इन्हें वोटिंग राइट होता है, किसको? शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता। अब अगला पॉइंट जो है, ये रिडीमेबल होते हैं, सॉरी ये नॉन रिडीमेबल होते हैं, ये नॉन रिडीमेबल होते हैं, अशोधनीय होते हैं, अशोधनीय होते हैं। दोस्तों अभी मैंने बात करी थी रिडीमेबल, मतलब मैंने बताया था यानी इन फ्यूचर में हम इसे रिडीम करा, जितने भी हमारे जितने भी शेयर होल्डर होंगे या जितने भी डिबेंचर होल्डर होंगे फ्यूचर में, जितने अमाउंट का उनके पास डिबेंचर होल्डर हैं, डिबेंचर हैं, उतना अमाउंट कंपनी उन्हें पे कर देती है। यहाँ पर कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं, जब कंपनी का वाइंड अप होता है उसी समय उनका पेमेंट करना होता है एक। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन है आप लोगों का, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, तो प्रेफरेंस कुछ शेयर हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। उनके अलावा जो भी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर जो भी होंगे, जब भी शेयर की बात आएगी, इक्विटी को लेकर बात आएगी, जब जनरली सिर्फ शेयर लिखा होगा तो इक्विटी ही समझेंगे उसको। तो ये कुछ चीजें अभी आगे चल के हम लोग जानेंगे, जब हमारे अन्य जब हम लोग फाइनेंस या फिर कॉस्ट पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों ये रिडीमेबल अशोधनीय होते हैं और ये रिडीमेबल होते हैं, याद रखेंगे। रिडीमेबल होते हैं यानी शोधनीय होते हैं, ये शोधनीय होते हैं। चलिए अब मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। अगला पॉइंट होते हैं वो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते। दोस्तों आप लोगों ने जाना था कंपनी एक्ट 2013 में, ये हमने जाना था कि जो हमारा शेयर होंगे वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे डिबेंचर होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं। इशू होते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ये इनमें मैक्सिमम रिस्क होता है और इसमें लो रिस्क होता है। चलिए आप लोग स्क्रीन में आ रहे हैं, एक बार जल्दी से डिस्कस करेंगे फिर दोबारा से। चलिए ठीक है, सारे आप लोग स्क्रीन में आ रहे हैं। अब हम लोगों ने जाना, देखिए ये 5-6 कुछ बहुत ही बेसिक और जो बार बार पूछे जा सकते हैं आप लोगों के पेपर में, तो वो हैं यहाँ पे हम लोगों ने जाना। सिंपल सी आप लोग बात समझेंगे कि जो डिफरेंस है हमारा किसमें, अंशों में और ऋण पत्रों में। यहाँ पर को डिफरेंस ये है कि जो भी ऑनर है, यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर होंगे, और यहाँ पे बात चलिए शेयर होल्डर की और डिबेंचर की, और इनकी विशेषताएं भी है और इनकी डेफिनेशन भी इनसे क्लियर हो जाती है अगर आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है तो। दोस्तों जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं। दूसरा ये बेसिक सी चीज़ होगी। यहाँ पर कुछ जो शेयर होल्डर होंगे उन्हें डिविडेंड या फिर लाभांश दिया जाता है,
लाभांश दिया जाता है और जो कि फिक्स नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है, इसमें डिविडेंड दिया जाएगा लेकिन फिक्स नहीं होता। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है जो कि फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है यहाँ पे वोटिंग राइट होता है इनके पास, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। फिर बात करते हैं ये नॉन रिडीमेबल होते हैं, यानी अशोधनीय होते हैं। इनको फ्यूचर में हम लोग कभी रिडीम नहीं करा सकते। जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा या फिर बात करें वाइंड अप होगा, उस समय ये तभी हमारे जो शेयर होल्डर होंगे उन्हें पैसा मिलेगा। दूसरा, क्योंकि ये कंपनी की कौन होते हैं, ओनर होते हैं, क्योंकि कंपनी ही इन्हीं की है, ठीक है। अगर ये पैसा निकालेंगे तो कंपनी उसी दिन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, यानी वाइंड अप हो जाएगा कंपनी का। तो यहाँ पर को हमने बात करी, ये रिडीमेबल होते हैं, इन फिक्स टाइम के बाद ये रिडीम करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जो भी शेयर होते हैं वो कभी भी जो है डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, लेकिन आप लोगों ने याद रखा होगा जब भी हम लोग री इशू करते हैं, री इशू की कहानी थोड़ा सा अलग है। अब हम लोगों ने बात करी जो हमारे डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर हमारे डिस्काउंट पर इशू होते हैं। अगला है हमारा मैक्सिमम रिस्क। यहाँ पर को जो शेयर होते हैं, शेयर पे मैक्सिमम रिस्क होता है। क्यों रिस्क, देखिए दोस्तों, जब कोई कंपनी पे जो पैसा लगाता है, ये रिस्क को समझ लीजिए, अभी मैंने डिस्कशन किया था। जब भी कोई कंपनी में पैसा लगाता है, अगर वो शेयर लेता है तो देखिए हमने बोला यहाँ पे जो उसे डिविडेंड मिलेगा फिक्स नहीं होता, यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ही उसे डिविडेंड मिलेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं मिलेगा। सपोज करो कंपनी, वैसे तो जनरली गोइंग कंडीशन हमारा होता है और हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट होने के लिए हम लोग कंपनी जो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जब कंपनी को नहीं होता है प्रॉफिट, किसी कंपनी में हो सकता है कि लॉसेस में जा रही है, तो फ्यूचर में अगर उनका पैसा चला जाता है, उनका पैसा इन फ्यूचर में मान लेते हैं लॉस पे चली जा रही है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं तो उन्हें पैसा नहीं मिलता। वो उनको पैसा देने के लिए जो है कोई भी लायबल नहीं होता, तो कंपनी उन्हें पैसा नहीं देती जो शेयर होल्डर है, क्योंकि कंपनी ही उनकी होती है। तो नुकसान हो गया तो ऑनर का ही तो नुकसान होगा, तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए इसमें मैक्सिमम रिस्क क्या, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ऐसा कहते हैं। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, रिस्क ज़्यादा होता है, यानी पैसा जा भी सकता है लेकिन प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिलता है। अब देखिए डिबेंचर, यहाँ पर हमने लो रिस्क क्यों लिखा है, यहाँ पे इसलिए लिखा है अगर कंपनी को लॉस हो या ना हो, अगर किसी ने अगर डिबेंचर ले रखे हैं तो कंपनी में जितनी भी लायबिलिटी होगी, मिनिमम लायबिलिटी यही होती है कि अगर लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जितना उनने अगर ये ले रखे हैं, पैसा ले रखा है मार्केट से, तो उतना पेमेंट उनको भले ही कंपनी की एसेट बेच के भी करना पड़ेगा, वो उन्हें करना पड़ता है। इसलिए जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें फिक्स रेट में पैसा मिलता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी होती है एक तरीके की बात करें, यानी लो रिस्क होता है, और यहाँ पर तो ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस दोनों में, आप लोग के अंश और जो है ऋण पत्र, या बात करें शेयर और डिबेंचर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, जल्दी से जो डिबेंचर हैं उसे इशू कैसे करते हैं और उसके इशू की क्या प्रोसेसिंग है वो हम लोग जानेंगे। चलिए आप लोग जितने भी हमने पॉइंट लिखे हैं उनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।